ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अंदरूनी हालात के साथ साथ बाहरी हालात की भी। जी हाँ, अमेरिका एक तरफ ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि अगर आपने डील साइन नहीं की तो बुरा होगा। लेकिन ईरान की तरफ से भी ऐसा जवाब आया है जो शायद से अमेरिका के लिए टेंशन बनकर साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अमेरिका फिर क्या जवाब दे, इसके लिए अमेरिका को बहुत इसके लिए माथापच्ची करनी होगी। इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं कि हो क्या रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कितना परिवर्तन आया है पहले की चीज़ों में। क्योंकि सर पहले तो ये धमकियों तक बात थी कि भाई हम इतने बरसाएंगे कि गिन नहीं पाओगे, लेकिन इससे बात आगे निकल गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा पुनीत आपने। बात आगे भी निकली और अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप हमारे साथ डायरेक्ट डायलॉग करें, सीधी बात करें। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आपके साथ जो बातचीत है वो मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर का बयान है ईरान के, उन्होंने ये बात कही है। और ऐसे में अगर ईरान अमेरिका के बीच में जो स्टैंड ऑफ है, यानी कि जो टकराव है वो और बढ़ता है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये स्थिति इसलिए भी अच्छी नहीं है कि पूरी दुनिया में एक अजीब तरह की वॉलेटिलिटी है। एक तरफ टैरिफ वॉर है, यूक्रेन और रशिया का जो मामला था वो नहीं सुलझा। अब तीसरा मामला ये है ईरान और अमेरिका का, जो एक तरह से कहें कि युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं दोनों मुल्क। तो ये युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दूसरी तरफ तैनातियां भी, जहाज़ों की तैनातियां हो रही हैं, एयरक्राफ्ट्स की तैनातियां हो रही हैं। और तीसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा गया डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी दुनिया में चलती है। पहले हम तो ये सोचते थे कि शायद इंडिया में इसका जिक्र होता होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में चलती है। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा। और दूसरी बात ये कहा कि लेकिन एक सबसे जो हैरानी वाली बात ये है कि अमेरिका पहले से शायद तैयारी कर रहा है। जो उनके B-2 स्टील्थ फाइटर हैं, जो बड़े बड़े बॉम्ब उठा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, यानी कि बॉम्ब को कैरी कर सकते हैं, वो फाइटर जेट्स भी ईरान के आसपास तैनात कर दिए गए। तो ये अपने में काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। और हैरान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिल के ये मन लगभग बना चुके हैं कि युद्ध तो होगा। क्योंकि अभी कोई ऐसा साइन मिल नहीं रहा कि जहाँ कहीं भी लगे कि भाई लड़ाई टल जाए। और लड़ाई टालने के लिए एफर्ट्स हुए भी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीच में थोड़ी एक बातचीत की संभावना लगी थी जब अमेरिका ने एक ऑफ़र दिया था, एक चिट्ठी भी लिखी थी शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो हालांकि बाद में उसका ओमान के जरिए, ओमान के जरिए, कतर के जरिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह के आज जो बयान आया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, वो काफ़ी हैरान कर देने वाला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप पे भरोसा ही नहीं है और आपके साथ बातचीत है वो मीनिंगलेस होगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर लड़ाई एक आखिरी रास्ता बचता है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इज़राइल और अमेरिका ये दोनों जो हैं ये तय करके बैठे हैं कि अब लड़ना होगा। हाँ, इज़राइल भी इंतज़ार ही कर रहा है। इज़राइल तो मुझे लगता है कि वो बैठा ही हुआ है। नहीं, वो तो अमेरिका को पूरी तरह से एक तरह से कह ही रहा है कि आप अटैक कीजिए, हम आपके आप साथ बोलो तो सही कि आप बोलो, हम भी, हमारे फाइटर प्लेन्स भी रेडी हैं। तो वो तो आपस में उनकी बातचीत हो ही रही है। तो ये खामनेई की तरफ से जो बयान बीते दिनों आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम पर बाहर से हमला होगा और अंदर से भी अगर आप कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नज़र बनी हुई है। ये इसके मायने क्या है? हाँ, उन्होंने कहा था ईद के अपने जो मैसेज थे, ईद के दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमें ईरान पर लगता नहीं, क्योंकि ईरान, उन्होंने कहा था कि अमेरिका को लगता है और इजराइल को लगता है कि हम इतने आसान टारगेट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है पुनीत कि क्या पूरी दुनिया में तीसरे एक जंग ख़त्म नहीं हुई और दूसरी जंग के लिए क्या पूरी दुनिया तैयार है? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान का जो ऑयल की जो सप्लाई है वो पूरी तरह बंद होगी। रशिया भी सबसे बड़ा एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो एक तरह से दुनिया टैरिफ वॉर से जूझ रही है। दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, जो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए सबसे बड़ा अहम है, उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो इतनी वोलेटिलिटी 2025 में, यानी कि जो लोग सोच रहे होंगे कि शेयर बाज़ार से कुछ रिटर्न आएगा या कुछ
पैसे बनेंगे इस साल, लेकिन इस साल तो कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही। अच्छा, एक चीज़ और है, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम आपके यहाँ बम गिराएंगे, तो अमेरिका जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें कतर सबसे बड़ा है, वहाँ से ही हमले बोलेगा। लेकिन अभी हाल ही में ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर मिडिल ईस्ट के उन देशों के द्वारा उनके सैन्य उनके जगह पर जो अमेरिकी बेस है उनका इस्तेमाल अमेरिका को करने की इजाज़त दी गई, तो हम उन अड्डों को भी टारगेट करेंगे और फिर हम उनकी ऑयल रिफाइनरीज और वहाँ पर भी टारगेट करेंगे। तो वो 5 मुस्लिम देशों की तरफ से ऐसा कहा गया यूएस को कि भाई आप थोड़ा सा देख लो ज़रा, हम नहीं सहन कर पाएंगे। कुछ बीच का रास्ता मुझे लगता है निकाला जाएगा, क्योंकि जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के वो लगभग जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ हैं। तो ईरान के जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसको फ़ारस की खाड़ी हम बोलते हैं हिंदी में, तो फ़ारस की खाड़ी में अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वहाँ से अटैक हो सकता है, सऊदी अरब से अटैक हो सकता है। हालांकि उसका डिस्क्लोज नहीं होगा पूरी दुनिया के सामने कि सऊदी अरब में जो यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कतर शायद इजाज़त ना दे, क्योंकि कतर की जिस तरह की एक रीजन में डायनामिक है या उसकी अपनी एक डिप्लोमेटिक जो पोजीशंस हैं वो कतर शायद ना दे, ओमान भी शायद ना दे, बट और जगह भी हैं जिनका इस्तेमाल कर सकता है। यूएस के पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं होंगे। जो अटैक करने वाला वो तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक वाला अटैक कहाँ से होगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और कि वो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया एयरबेस पर भी तैनात, वहाँ पर भी वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो एक वहाँ से भी, क्योंकि वो शायद ज़्यादा में नहीं आता। हाँ। ये मैं पढ़ भी रहा था कि वो 4700 किलोमीटर ईरान से दूर पड़ता है और शायद उसकी मिसाइलें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। लेकिन पुनीत ये भी समझिए कि जो B-2 स्टेल्थ प्लेन्स हैं और जो F-35 हैं वो अपने आप में इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कि ईरान के पास उनका तोड़ नहीं है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इसराइल ने अटैक किया था तो इसराइल ने अमेरिका के F-35 यूज़ किए थे। हालांकि ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम को और अपग्रेड कर रहा है। मे भी रशिया ने कोई मदद की हो हाल फिलहाल में, या मे भी उन्होंने कुछ अपने आप को कुछ और तरीके से अपग्रेड किया हो। कि देखना होगा कि क्या वो स्टील्थ फाइटर को हम पहले भी जैसा अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो F-35 या जो बाकी स्टील्थ B-2 बॉम्बर हैं उनको रडार में जितने भी अभी तक रडार हैं उनमें पकड़ना उतना आसान नहीं रहा है प्रैक्टिकली। ये जो भी आमतौर पे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कहते हैं। तो ईरान की तरफ से ये कहना कि हम इसको पकड़ लेंगे मुझे लगा उतना आसान भी नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि जैसे ये खबर आई थी, एक कहीं छपी थी कि ईरान ने ये कहा है कि जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है नाउ इट इज़ रेडी फॉर एनी अटैक और एनी अपग्रेडेड अटैक, मे बी स्टील्थ फाइटर। अगर कोई स्टील्थ फाइटर भी यूज़ करेंगे हम उनको भी कैप्चर कर लेंगे। बट प्रैक्टिकली कितना संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी तो मोटे फौरी तौर पे लगता है कि जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं दिख रहा। यूएस चूँकि जितनी भी उसकी अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी होगी उसी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो ऐसे युद्ध में जाके फंस जाए जहाँ से फिर उसका रिवर्ट करना मुश्किल हो। तो मुझे लगता है कि जो भी यूज़ किए जाएंगे वो बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक होंगी और वो पहले से तय हुई स्ट्राइक्स होंगी। और उनका मकसद इस बार जो ईरान पर अटैक का मकसद है जो दिखता है, जो अमेरिका बयान भी देता रहा है कि जो परमाणु फैसिलिटीज़ हैं वही सबसे बड़ा टारगेट होंगी। क्योंकि अब की बार इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ख़त्म किया जाए। ये सबसे बड़ी उनको वो चाहते ही हैं, यही चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अभी हाल ही में जो टैरिफ वॉर छिड़ गया है ये कैसे इन चीज़ों को प्रभावित करेगा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और वहाँ पर लोग बड़े नाराज़ हैं ट्रंप ने ये जो सब किया है। चाइना की तरफ से भी 10 तारीख को मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से भी टैरिफ लगा दिया जा रहा है, उसके जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तो इसका असर अमेरिका पर कैसा पड़ रहा है और इस युद्ध पर कैसा पड़ रहा है?
ये बहुत अच्छा सवाल है पुनीत, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद ये कोई समस्या नहीं है। टैरिफ और युद्ध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब से टैरिफ वाली समस्या पूरी दुनिया में पैदा हुई है, पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसका भी दबाव है। जैसा आपने बताया कि 12 शहर हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रदर्शन हुए हैं, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, तो वो भी दबाव है। सब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये भी दबाव है कि जो आपने टैरिफ का यूनिलेटरल फैसला किया है, क्या वो सही साबित होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम भी अपने कंट्री में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को कह दें कि आपने ये फैसला ले लिया, क्या सही साबित होगा। तो ट्रंप का सबसे ज़्यादा वेट, ट्रंप का सबसे ज़्यादा स्टेक इसी बात पे है कि जो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ी है, ये कहीं उल्टी ना पड़ जाए। और अगर ये उल्टी पड़ती हुई लगी उन्हें, या उन्हें लगा कि ये उल्टा पड़ सकता है, तो ऐसे में वो ध्यान भटकाने के लिए, ये एक एनालिसिस है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, ध्यान भटकाने के लिए वो ईरान के साथ जो अपना युद्ध है वो ना छेड़ दें। तो लोगों को एक वो मतलब पैट्रियोटिज्म जो है वो, हाँ, वो भावना, अल्ट्रा राष्ट्रवाद की भावना नेशनलिज्म, जागृत, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है, कहीं वो ना हो कि चलो भैया टैरिफ से ध्यान भटकाओ, ईरान पर अटैक कर दो, उससे आधे लोग उस पर बिजी हो जाएंगे सोचने में कि ईरान को हमने रोक दिया। और दूसरी तरफ जो टैरिफ वॉर है वो तो ऑब्वियसली हर कंट्री के साथ ही है। और जो चाइना ने जो जवाब दिया है पुनीत, वो तो हैरान कर देने वाला है। यानी चाइना ने रेसिप्रोकल 35% लगा दिया। लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि कंट्री हो तो चाइना जैसा, जिसने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। लेकिन ये टैरिफ वॉर तो लंबा चलेगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो छोटे छोटे कंट्री हैं उन पे भी लगा दिया, वियतनाम, कंबोडिया। अब अमेरिका की जितने ब्रांड है, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वो सारे सब, उनका सारी फैक्ट्रीज तो वियतनाम, कंबोडिया में है। अब उन पे जैसे टैरिफ लगेगा तो उसके बाद तो उनका जो इन्फ्लेटरी प्राइस होगा, यानी कि जो महंगे होंगे अमेरिका में, वो तो मिडिल क्लास की कमर तोड़ देंगे अमेरिका में भी। तो ट्रंप पे ये भी तो प्रेशर है कि वहाँ पे जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हाउस होल्ड की महंगी तो हो ही जाएंगी, लेकिन बेरोजगारी, पहली बात तो लोगों के पास खर्चा करने को होना चाहिए। अगर चीज़ें महंगी हो तो आपके पास उतनी आय हो तो आपको उतना महंगा नहीं लगेगा, सीधा हिसाब है। लेकिन वहाँ पर रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है। वो ये भी कहा जा रहा है कि 35% के आसपास रोजगार के हालात बन सकते हैं अभी बेसिकली वहाँ पे। अब ये कहा जा रहा है कि भैया रेट कट कर देंगे, रेट कट होने से थोड़ा सा जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना आसान नहीं है। यूएस में मंदी की बातें की जाने लगी हैं। कोई इमेजिन कर सकता था कि ट्रंप आएंगे? तो ट्रंप तो हमेशा यही कहते रहे ना कि मंदी नहीं आएगी, आप टेंशन ना लो, बाहर निकाल लूंगा मैं सब मैं मंदी से बाहर निकाल दूंगा, अमेरिका को ग्रेट पावर बनाऊंगा। तो जो जेपी मॉर्गन की अभी रिपोर्ट आई परसों तरसों, उसमें तो साफ तौर पे कहा गया कि यूएस इज़ हेडेड फॉर ए रिसेशन। वहाँ पे तो मंदी आ सकती है अगर ये टैरिफ वॉर इसी तरह चला। फिर दूसरा, एलन मस्क जो हैं, उन्होंने इटली की जो कांग्रेस है उसके साथ बातचीत करते हुए कहा कि आप हमारे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, जिससे जो आपका टैरिफ है वो जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह एग्रीमेंट करता है। तो ये जो एलन मस्क कह रहे हैं, क्या ये अमेरिका बाकी क्योंकि एक अब कदम तो आपने बढ़ा लिया, ट्रंप ने कदम तो बढ़ा लिया, अब विरोध भी हो रहा है, इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी नज़र आ रहे हैं, अमेरिका में ही वो गिरते भी जा रहे हैं। तो क्या वो एफटीए के लिए कई सारे देशों को मनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं इसके जरिए? बिल्कुल यही बात है। एफटीए की बातें तो इंडिया को लेके भी हो रही हैं। हालांकि इंडिया ने भी कहा है कि इंडिया ने, देखो आप, ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने रेसिप्रोकल क्यों नहीं किए, हमें भी करना चाहिए था। लेकिन इंडिया, मुझे लगता है कि हम उस पोजीशन में नहीं है। और ये बात कोई खुल के स्वीकार नहीं करेगा या टीवी पे नहीं बोलेगा, क्योंकि इंडिया ने जो दूसरा स्टैंस लिया है वो ये है कि भैया हम आपसे बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ों पे टैरिफ कम कर देंगे, कुछ चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे आपके साथ, और कुछ चीज़ों को लेके हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे कुछ सेक्टर्स में, कि हम इतने का आपसे सामान खरीदेंगे, बदले में आप इतने ही वैल्यू का आप हमसे ले लीजिए, चाहे वो डिफेंस हो या और चीज़, फार्मा हो। तो इंडिया की पोजीशन तो ये है कि हम बातचीत से इस मसले को हल करेंगे। लेकिन चाइना ने तो बिल्कुल ब्लैंकेट लगाया है। चाइना का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वहाँ पे करीब $150 बिलियन का, $250 बिलियन का,
वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लैपटॉप, टैबलेट्स, चाइनीज़ मेड, वो सारे जितने भी अमेरिका में जितने भी ब्रांड हैं उनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है। तो आप जानते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई चेन का एक बड़ा कंटेंडर है, बड़ा खिलाड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो 90% चाइना से होता है। तो इसलिए जब चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो अमेरिका में इस बात की कहीं ना कहीं हलचल भी मची है। वो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने शायद किया था कि हो सकता है कम करे, हो सकता है हाँ, चाइना कुछ को सेटलमेंट हो जाए, कहीं थोड़ा सेटलमेंट हो, बहुत। हाँ। वो चाइना कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करे, कुछ कुछ सेक्टर्स में एफटीए की बात करे। लेकिन चाइना ने जिस अंदाज में जवाब दिया है वो एक हैरान कर देने वाला है। और अब मुझे लगता है कि ये टैरिफ और वॉर ईरान के साथ, तो वो ये चाइना कहीं ने ना कहीं ये जुड़ी हुई है। चाइना क्या, दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो ईरान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तेल तो ईरान से चाइना खरीदता है, ये तो हम सब कुछ जानते कुछ हैं। मतलब कुछ कंडीशंस हाँ, में, कुछ हाँ। कंडीशंस में खरीदता है। ब्रिक्स में भी साथ में, रूस और चाइना भी साथ में है। तो क्या दूसरा, मतलब एक रास्ते से दूसरा तोड़, एक तीर से दो निशाने, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ब्रिक्स को लेके तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ब्रिक्स इज डेड। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो ठीक है। नहीं होता ना डेड। नहीं, वो मैं तो करने की बात तो बता कुछ। रहा हूँ, मैं उनकी मंशा की बात कर रहा हूँ। तो उनकी मंशा तो यही है कि ब्रिक्स ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, सिंघाई कॉरपोरेशन, इनका कोई मतलब नहीं है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था, पुनीत याद कीजिए, कि मुझे लगता है कि ट्रंप की को सबसे बड़ी थ्रेट रशिया नहीं है। ट्रंप को लगता है कि चाइना इज़ ए बिगर थ्रेट। और उनको लगता है कि चाइना ने ही अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा ली हैं। और दुनिया में जो सप्लाई चेन का एक सबसे बड़ा बेताज बादशाह मैं कहूँगा चाइना बन के उभरा है। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि उनको तो अमेरिकन कंपनीज को होना चाहिए था। यानी कि नाइके के जूते भी अमेरिका में बनने चाहिए थे, डेल के कंप्यूटर भी बनने चाहिए थे, एप्पल का सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होनी चाहिए थी। तो उनके सपने तो ये हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं उससे पहले बहुत पानी बह चुका है। अच्छा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, एक शॉर्ट चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। ये डी-डॉलराइजेशन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। टैरिफ से इसका सीधा सीधा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि जब वो डी-डॉलराइजेशन करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये जो टैरिफ वॉर छिड़ा गया है, उससे ऐसे मुल्क आपस में साथ में भागीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका से धंधा अब ज़्यादा लेन देन नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि हम आपस में साथ में 3 लोग अगर साथ में बात करेंगे तो वो अपनी करेंसी में बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्विफ्ट का जो एग्रीमेंट है, जो 2 कंट्रीज़ के बीच में करेंसी का ट्रेड होता है, अमेरिका की नज़र उस पर भी है। अमेरिका चाहता है कि जो इंटर करेंसी एक्सचेंज हैं वो बंद हो। जैसे रशिया इंडिया का है, तो ये टैरिफ भी उसी तरह की धमकाने वाली चीज़ है कि अगर आपने ये किया है, जिसमें आपने ये भी किया है कि आपने जो रशिया से तेल खरीदा उसमें आपने इंडियन रुपीस में पेमेंट किया, तो ये नहीं चलेगा। और अगर आप कुछ करेंगे तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी अलग से टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह की कुछ ये टैरिफ भी उसी का हिस्सा है। तो लॉन्ग टर्म प्लान तो अमेरिका का ये है कि जो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग है, जो डॉलर की पोजीशन है वो इंटैक्ट रहे। और उसका टैरिफ का इस्तेमाल कुछ चीज़ों में डराने के लिए भी किया जाए, जिसमें एक करेंसी एक्सचेंज भी है। तो मुझे लगता है कि जिस बात को आप कह रहे थे कि जो डी-डॉलराइजेशन की हम देख रहे थे बात, वो शायद उसकी रफ्तार अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से धीमी होगी। वो अब उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो आज से 1.5 साल पहले हो सकता था। तेज़ी से जिस तरीके से बात हो रही थी, तो अब इसकी उम्मीद नहीं है कि वो डी-डॉलराइजेशन ऐसे होगा। अब चुपके से, धीरे से, समझ के, आपस में आपकी और मेरी बात है, ऐसे करके शायद इसके ऊपर कोई कदम बढ़ सकते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर आपने कहानी को समझा कि कैसे कैसे एक तरफ टैरिफ का वॉर है, दूसरी तरफ एक वॉर और है जिसके छिड़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और धमकी तो दी जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या वाकई में अमेरिका ईरान पर अटैक कर देगा? और क्या इजराइल तो पहले ही तैयार बैठा है, लेकिन ये होने वाला है क्या? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप अपने ही घर में कहीं ना कहीं अपनी ही पॉलिसी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए,
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।